सो वेलकम आईआईपियंस एंड कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन है वो यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। देखो बेसिकली एक क्वेश्चन से मैं एक टॉपिक है वो कवर अप करने जा रहा हूँ डिराक डेल्टा पोटेंशियल का। तो ये क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और एक यहाँ पे क्वेश्चन का जो सब क्वेश्चन है वो भी मैं बाद में लिख दूंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर दूं और ये टर्म्स बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है बार बार। तो डिराक डेल्टा पोटेंशियल में से 2 और 3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो डिराक डेल्टा, आपको पता है कि डिराक डेल्टा किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 बार यहाँ पे आपको फंक्शन किस तरह से होता है डिराक डेल्टा पोटेंशियल, डिराक डेल्टा है वो फंक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने समझाया। तो आपको सिर्फ पोटेंशियल का पता होना चाहिए। देखो पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन 1D पोटेंशियल, v ऑफ x इज इक्वल टू माइनस v0 डेल्टा x। v0 इज पॉजिटिव एंड रियल कांस्टेंट। अब देखो इफ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव देन शो that there is only one bound state and find corresponding normalized energy eigenfunction and binding energy। तो हमें पोटेंशियल दिया गया है, उसमें डिराक डेल्टा है वो इन्वॉल्व है। तो किस तरह से हम पोटेंशियल को लिखेंगे कि देखो अगर यहाँ पे बात करें डिराक डेल्टा पोटेंशियल की, तो हमें पता है कि डिराक डेल्टा है वो x माइनस ए है। तो x इज इक्वल टू ए है, उस पर ही डिराक डेल्टा की कुछ वैल्यू है वो आएगी, उस पर डिराक डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 1 और x इज नॉट इक्वल टू ए होगा तब हो जाएगा 0। क्लियर। तो इस तरह से डिराक डेल्टा है वो फंक्शन आपको रिप्रेजेंट करता है कि x इक्वल टू ए पे ही वैल्यू 1 हो रही है, अदरवाइज सभी जगह पे वैल्यू है वो 0 है। अब यहाँ पे a नहीं लिखा है, मतलब कि x इज इक्वल टू 0 है, वहाँ पे ही x इज इक्वल टू 0 है, वहाँ पे डिराक डेल्टा की वैल्यू आ रही है 1। तो मतलब कि पोटेंशियल है वो क्या है माइनस v0। तो यही जगह पे देखो, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डार्क लाइन से बताया है कि यही जगह पे पोटेंशियल है वो, देखो यहाँ पे पोटेंशियल है वो माइनस v0 है, 0 पे ही x इक्वल टू 0 पे ही, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, वहाँ पे ही पोटेंशियल है वो माइनस है, अदरवाइज सभी जगह पे 0 पोटेंशियल यहाँ पे है। क्लियर। अब हमें नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, एनर्जी और वेव वेक्टर, ये सभी चीज़ है, बाइंडिंग एनर्जी, ये सभी चीज़ें है वो फाइंड करनी होती है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये आपका पोटेंशियल हो गया। अब अगर आपको यहाँ पे वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करना है, ओके, तो यहाँ पे वेव फंक्शन है, इस तरह का वेव फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, बोथ साइड एक्सपोनेंशियली डीके फंक्शन। क्लियर। सो यहाँ पे ई रेस टू के एक्स और यहाँ पे ई रेस टू माइनस के एक्स। देखो यहाँ पे x की वैल्यू है वो नेगेटिव ही ऑलरेडी मिल रही है, तो यहाँ पे x है ऑलरेडी नेगेटिव है और x की जगह पे यहाँ पे x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होता है, तो e रेस टू माइनस इन्फिनिटी मतलब कि 0 वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे e रेस x टेंड्स टू जैसे ही इनफाइनाइट होगा तो e रेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी 0 वैल्यू आ जाएगी। देखो ये बेसिकली सिंपली ये मैंने सॉल्यूशन, ये आप श्रोडिंजर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन का जैसे ही सॉल्यूशन करोगे तो आपको यही सॉल्यूशन से वो मिलेंगे, और जैसे ही आपको ये सॉल्यूशन मिलेंगे उसमें कोई एक ऐसा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ई रेस टू माइनस के एक्स प्लस बी ई रेस टू के एक्स। तो यहाँ से आपको कंडीशन अप्लाई करनी है कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, उसकी कंडीशन जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो x इज ग्रेटर देन 0 जब होगा तो इनफाइनाइट पुट करोगे तो
ये टर्म है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इज लेस देन 0 माइनस इन्फिनिटी जब पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस और इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फॉर x इज लेस देन 0 a है वो 0 हो जाएगा। तो फॉर x इज ग्रेटर देन 0 ये फंक्शन आ जाएगा, और x इज लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, साई स्टार साई dx एंड इंटीग्रेशन और ऑल स्पेस इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे e रेस टू kx, देखो यहाँ पे मोड a स्क्वायर लिख देते हैं, और e रेस टू माइनस 2kx dx। अब पहले यहाँ पे माइनस का फंक्शन लिया है, मतलब कि 0 से लेके 0 से इनफाइनाइट तक ही लेना है हमें। तो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 ऐसा लिखना है। तो जैसे ही हमने ये फंक्शन ले लिया है तो आप इसका नॉर्मलाइज करो। नॉर्मलाइजेशन जैसे ही आप करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये फंक्शन है वो किस तरह का फंक्शन है, ऐसा मैंने आपको इंटीग्रेशन है वो करवाया है, गामा फंक्शन का इंटीग्रेशन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 2k है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे -2k यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू पुट करने से यहाँ पे -1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे लिमिट है, देखो यहाँ पे लिमिट क्या थी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो यहाँ 0 टू इन्फिनिटी जब हम लिमिट करेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। देखो ये आपको ध्यान रखना है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट है और लिमिट चेंज कर रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी, तो आप इजीली देखो फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। देखो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो देखो हमारा फाइनल फंक्शन है मोड a स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर लिखा है, लेकिन यही आंसर यहाँ से आपका आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस k मोड x dx। अब देखो यहाँ पे k मोड x है, मतलब कि ये इवन फंक्शन है। तो जैसे ही आप इवन फंक्शन है तो लिमिट इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो 2 टाइम्स लिमिट है वो चेंज करके आप हाफ लिमिट लिख सकते हैं। ओके, 2 dx, यहाँ पे भी 2 आएगा। क्लियर? तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन आप जैसे ही सोल्व करोगे तो आपको मोड a की वैल्यू मिल जाएगी √k। ओके, यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट जैसे ही पुट करोगे तो इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, e रेस टू 0 मतलब 1 आ जाएगा, मतलब कि -1 और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है। सो ये है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो हमें मिल गया है। अब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मिल गया है तो आप मोड a की जगह मोड a स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पे साई स्टार साई लिखा था, तो आप इजीली नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो √k है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया कि ये है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। देखो ये भी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ही है, लेकिन ये डिफरेंट लिमिट है, और यहाँ पे x है वो कोई भी, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो मोड x है वो ही आपको लिखना है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में। अब एनर्जी है वो हमें पता है h² k²/2m होगी। अब यहाँ पे एनर्जी है वो बिलो 0 है, तो मतलब एनर्जी है वो कुछ नेगेटिव में मिलेगी।
तो एनर्जी नेगेटिव में मिल रही है तो के की वैल्यू यहाँ पे हमें कुछ मिलेगी। तो के की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है mv0 डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर। देखो ये सभी चीज़ें हैं वो सिर्फ बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने से ही आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ। आपको इजीली ये याद रखना है कि डिराक डेल्टा फंक्शन आपको दिया गया है, तो ये 3-4 चीज़ें आप याद रखनी है आपको। तो के की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से आपको एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी E इज इक्वल टू माइनस एम वी ज़ीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h कट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो हमारा इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल था उसमें एनर्जी की वैल्यू कुछ मिल रही थी n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। तो यहाँ पे n यहाँ पे इंक्लूड हो रहा था, मतलब कि ग्राउंड स्टेट के लिए कोई अलग वैल्यू आ रही है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए अलग आ रही है, सेकंड के लिए अलग आ रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट बाउंड स्टेट है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाउंड स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही एनर्जी आपको मिल रही है। मतलब इसका है कि यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ रही है एनर्जी की, सो देयर इज ओनली वन बाउंड स्टेट। तो ये आपको याद रखना है कि डिराक डेल्टा फंक्शन है उसी में ओनली वन बाउंड स्टेट होता है। तो एग्जामिनेशन में, नेट एग्जामिनेशन में, गेट में, CSIR की जो एग्जामिनेशन होती है, नेट एग्जामिनेशन गेट में है, जीसेट में है, जेस्ट में है, TIFR में है, GPSC में, सभी जगह पे ये क्वेश्चन है वो एक बार आ चुका है कि सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी अगर आपको मिल रही है तो वन बाउंड स्टेट होगा, या ऐसे पूछ लेते हैं कि डिराक डेल्टा पोटेंशियल दिया गया है तो उसमें कितने बाउंड स्टेट होंगे। तो अब आते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे। देखो ये अगर एनर्जी आपको मिल रही है तो बाइंडिंग एनर्जी है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक आप क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी, देखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। देखो अब पार्टिकल है उसके पास इतनी एनर्जी है कि ये पोटेंशियल है उसमें वो अवेलेबल है, लेकिन अगर आप उतनी ही एनर्जी पॉजिटिव में बाहर से देंगे, ओके, उतनी ही एनर्जी पॉजिटिव में बाहर से देंगे तो वो पार्टिकल वहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर पार्टिकल की एनर्जी पूछ रहा है तो नेगेटिव आएगी, पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी अगर पूछ रहे हैं तो डिराक डेल्टा पोटेंशियल में पॉजिटिव आएगी। एनर्जी तो सेम ही होगी, mv0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h कट स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये है वो रिप्रेजेंटेशन वेव का है, वो मैंने बता दिया है। देखो अगर कहीं पे मैंने यहाँ पे x नहीं लिखा है तो आप अपनी तरीके से लिख देना, क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि यहाँ पे x लिखना होता है, तो आप थोड़ा वो ध्यान रखना। अभी एक ऐसा क्वेश्चन है वो आता है, देखो CSIR नेट एग्जामिनेशन है, गेट है, जीसेट है, सभी एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जीसेट के एग्जामिनेशन में ऐसा ट्रिकी या लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी of finding particle in a bound state if a potential is half and B potential is double। अब इसके लिए एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लिख लो, फॉर k डैश के k प्लस k डैश होल स्क्वायर
विच इज इक्वल टू 4 V0 प्राइम V0 डिवाइडेड बाय V0 प्लस V डैश स्क्वायर। अब V डैश देखो यहाँ पे क्या है, V डैश इज इक्वल टू V0 बाई 2 है और यहाँ पे V डैश इज इक्वल टू 2V0 है। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं बाउंड स्टेट में होने की, जब पोटेंशियल है वो हाफ हो रहा है, डबल हो रहा है, क्वाड्रुप्लेट मतलब कि 4 गुना हो रहा है, ओके 4 टाइम्स। सो यहाँ पे पहले पुट करते हैं 4 V0 की जगह पे, पहला यहाँ पे A हम देख रहे हैं हाफ हो रहा है, सो V0 बाई 2, यहाँ पे V0 डिवाइडेड बाई V0 बाई 2 प्लस V0 रेस टू 2। अब यहाँ से क्या आ रहा है, देखो ये 4/2 मतलब कि 2, और यहाँ से देखो V0 यहाँ से 3V0 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ पे V0 का स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ से 2, यहाँ से V0 स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से 9/4 मतलब कि 8/9 है वो फाइनल आपका आंसर है वो आ रहा है। किसके लिए, जब पोटेंशियल हाफ हो रहा है तभी। सो आपका ये वर्क है V डैश इज इक्वल टू 2V0 जब हो रहा है तो आपको प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है। क्लियर, ये आपको फाइंड करना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, और ग्रुप में एक बार पुट करके चेक कर लेना कि क्या सभी की यही प्रोबेबिलिटी आ रही है। अगर गलत आ रही होगी तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल के बता दूंगा कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी गलत है और इसका सही आंसर ये है। सही आ रही है तो कोई बात नहीं है। तो डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल के लिए आपको ये सभी चीज़ें है वो याद रखनी है। तो यहाँ पे सभी जगह पे मैंने ये बॉक्सेस बनाया है, तो यहाँ पे भी मैं बॉक्सेस बना देता हूँ। क्लियर, तो ये आपको ये फॉर्मूला, ये बाइंडिंग एनर्जी का, ये के का, ये ई का और ये वेव फंक्शन का आपको दिमाग में रखना है। मतलब कि अगर कहीं पे इस तरह का वेव फंक्शन दिया गया है ई रेस टू माइनस के मोड एक्स, तो इसका अगर आपको कांस्टेंट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछा जाएगा तो आपको सिंपली रूट के ही लिखना है। क्लियर, एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, मैं बाद में पीडीएफ में आपको अपलोड करके दे दूंगा। अभी मुझे याद आ गया तो यहाँ पे वो मैं लिख रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछा था। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर वेव फंक्शन ए ई रेस टू, आपको ए फाइंड करना था ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए, ओके, एक्स डिवाइडेड बाई ए, ऐसा कांस्टेंट था। अब आपको फाइंड करना था क्या, ए, तो ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो √1/a, क्योंकि यहाँ पे के रूट के की जगह पे यहाँ पे सिर्फ 1/a है, वो मैंने पुट कर दिया है ई रेस टू माइनस मोड x/a। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एग्जामिनेशन में वो पूछा गया था। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। सो इस तरह के क्वेश्चन से वो आपको पूछे जाएंगे। और देखो, बहुत टेंशन नहीं लेना है आपको, इजी क्वेश्चन से वो जीसेट में पूछे जाएंगे। हार्ड क्वेश्चन से वो भी मैं यहाँ पे ट्रिक दे दूंगा, इसलिए इजी हो जाएंगे। तो आपके लिए पेपर है वो पूरा का पूरा इजी हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। लेकिन आपको और कॉन्फिडेंस नहीं करना है, आपको ये सभी चीज़ें है वो याद रखनी है। क्लियर, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फाइनाइट पोटेंशियल वेल, और उसके बाद हम करेंगे
एक या दो उसके क्वेश्चन, क्योंकि फाइनाइट पोटेंशियल वेल में से सच एस क्वेश्चन है वो आते नहीं है, आते हैं तो उसका एक टेबल मैं आपको बना के दे दूंगा कि आपको ये सब याद रखना है, और वो एनर्जी ही होती है, एनर्जी ही आइगन वैल्यू है, वही आपको पूछी जाती है। और यहाँ पे ये लेक्चर है वो बहुत लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में हम कवर अप कर लेंगे सभी चीज़ें। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइनाइट पोटेंशियल वेल पे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं फाइनाइट पोटेंशियल वेल। देखो फाइनाइट पोटेंशियल वेल में डेरिवेशन है वो लेंथी होते हैं, लेकिन आपको ये टॉपिक है वो फ्रीक्वेंटली पूछा नहीं गया है। इसमें से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे फाइनाइट पोटेंशियल वेल में आपको एनर्जी स्टेट है वो पूछा जाएगा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए एनर्जी कितनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जी है वो इक्वालिटी की साइन में नहीं आएगी, ग्रेटर देन लेस देन की साइन में आएगी, तो वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फाइनाइट पोटेंशियल वेल में क्या है कि पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा यहाँ पे -a/2 से लेके a/2 में। मोड x इज लेस देन a/2 का यही मतलब है, -a/2 से ज़्यादा और a/2 से कम। ये जो लेंथ है उसमें पोटेंशियल ज़ीरो होगा, अदरवाइज पोटेंशियल है वो v0 होगा। यहाँ पे पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। पोटेंशियल अगर इनफाइनाइट नहीं जा रहा है तो ये फाइनाइट पोटेंशियल वेल हो गई। आपको पता है इनफाइनाइट नहीं है तो वो हो गया फाइनाइट। तो अब इवन फंक्शन जब होगा ओके तो क्या होगा, और ऑड फंक्शन जब होगा वो तब क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस तरह से हम एक्सेप्ट कर ले कि इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन के लिए किस तरह से हम डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इवन फंक्शन अगर है तो किस तरह से k1 एंड k2, देखो k1 एंड k2 बेसिकली क्या है कि ये जो रीजन है 1, यहाँ पे रीजन है 2 और यहाँ पे रीजन है 3। देखो ये थर्ड रीजन और फर्स्ट रीजन सेम ही है, सो यहाँ पे हम रीजन 1 ही कह देते हैं। तो यहाँ से कोई वेव फंक्शन अगर कोई पार्टिकल आ रहा है तो यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन होगा या ट्रांसमिशन होगा, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन होगा। तो यहाँ पे देखो k1 इक्वल टू k2 tan k2 a/2, ये इक्वेशन आपको सभी इक्वेशन से वो याद रखने हैं। तो इवन फंक्शन है तो tan आ रहा है, ऑड फंक्शन है तो माइनस साइन के साथ कोट आ रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो एक वेरिएबल दिया गया होगा आपको कि ईटा और जाई के फॉर्म में लिखा है। देखो ये सिर्फ फॉर्म ही चेंज किया गया है, ईटा इज इक्वल टू k1l/2 और जाई इज इक्वल टू k2l/2 यहाँ पे ले लिया है। एल है वो बेसिकली क्या है, लेंथ है, एल है वो यहाँ पे आपको लेंथ है, तो यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ, ए, तो सेम ही चीज़ हो गई। क्लियर। सो k1 a/2 एंड k2 a/2, तो यहाँ से ईटा इज इक्वल टू जाई टेन जाई हो जाएगा। देखो k1 a/2 और k2 a/2 यहाँ पे जैसे ही आप पुट करेंगे तो ईटा और जाई के फॉर्म में आपका इक्वेशन आ जाएगा। k2 a/2 को जाई बोल देंगे और यहाँ पे भी a/2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी a/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ईटा और जाई के फॉर्म में ये इक्वेशन आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे ऑड फंक्शन है तो कोट है। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो ईटा स्क्वायर प्लस जाई स्क्वायर, तो ईटा स्क्वायर प्लस जाई स्क्वायर है वो mv0 a²/2h² है। और आपको पता है कि x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r⁻², ये क्या होगा r²। देखो ये हो गया x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r², ये हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन। ओके, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सर्कल का इक्वेशन मिल रहा है, मतलब हमें सर्कल मिलेगा या तो आर्क है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही इक्वेशन यहाँ पे भी मिल रहा है, तो
यहाँ पे मैंने रेडियस है वो निकाल लिया है कि रेडियस का स्क्वायर है ये है, तो रेडियस बेसिकली क्या होगा, इसका रूट आ जाएगा। क्लियर, ये है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ग्राफ के प्लॉट की बात करें तो पहले इवन फंक्शन लेते हैं, मतलब कि 10 का वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो 10 का अगर आपको ग्राफ पता नहीं है तो यहाँ पे एक बार देख लो कि 10 है वो π/2 पे इनफाइनाइट तक चला जाता है और यहाँ पे डिसकंटिन्यू आती है, डिसकंटिन्यूटी आपको मिलती है और फिर से इस तरह का ग्राफ है वो आपको मिलता है अप, और यहाँ से फिर से अप। सो यहाँ से फिर से इस तरह का ग्राफ मिलेगा। देखो ये जो डॉटेड लाइन है वो आपको इसके ऊपर ही रखनी है। सो यहाँ पे बोर्ड पे ऐसा होता है, तो आप एक बार इसको अच्छे से ड्रॉ करना। क्लियर, और यहाँ पे इस तरह से। तो बेसिकली जो नेगेटिव वैल्यूज़ है वो फॉरबिडन है। ओके, हमारी ईटा की नेगेटिव वैल्यू है ईटा इज इक्वल टू, देखो बेसिकली क्या है k1a/2, तो यहाँ पे k की नेगेटिव वैल्यू है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है वो फॉरबिडन हो जाती है, तो आपका ग्राफ है वो बेसिकली पॉजिटिव में ही आपको ड्रॉ करना है। तो इवन फंक्शन अगर है तो पॉजिटिव में हम ड्रॉ करेंगे तो 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2। क्लियर, और यहाँ पे फिर से 2π। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये रेडियस ले रहा हूँ π/2 की, तो यहाँ पे एक इंटरसेक्ट हो रहा है। एक बार अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक बाउंड स्टेट है। अगर मैं रेडियस ले रहा हूँ 0 से लेके 3π/2 की, ओके, सो यहाँ पे 2 बाउंड स्टेट हमें मिलेंगे। क्लियर, 2 इवन बाउंड स्टेट मिलेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे ओड फंक्शन के लिए और उसके बाद साथ में प्लॉट करेंगे इवन एंड ओड फंक्शन। तो यहाँ पे एक बात लिख लो, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट इक्वल टू बाउंड स्टेट। क्लियर, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे ओड फंक्शन की। तो देखो ओड फंक्शन में क्या आ जाएगा, फंक्शन हमारा है ओड, मतलब कि कोट के फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये है ईटा और यहाँ पे है चाई। तो देखो यहाँ पे कोट का फॉर्म है, तो आपको पता है कि 10 का इन्वर्स होता है कोट। ओके, 10 मतलब कि साइन थीटा बाई कोस थीटा एंड कोट मतलब कि कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो कोट है वो इस तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन में आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे 0 ये है π/2, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे है 2π। सो ये कोट का ग्राफ है, उसमें ये है फॉरबिडन। तो आप बुक में लिख लेना कि ये है फॉरबिडन रीजियन, कि जहाँ का जो फंक्शन है वो वैलिड नहीं होता है, अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर से मैं सेम चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ कि अगर मैं 0 से पाई की रेडियस है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये बेसिकली सर्कल ही है, ये पूरा सर्कल ही है, ये पूरा सर्कल ही है, लेकिन हमने यहाँ पे एक आर्क है वो ड्रॉ की है।
क्लियर? सभी क्वाड्रेंट में मैंने ये ड्रॉ नहीं किया है। क्लियर? अब यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब कि एक बाउंड स्टेट है, ओड फंक्शन एक यहाँ पे बाउंड है, मतलब कि एक ओड फंक्शन हमें मिल रहा है। अब ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। इसके बाद यहाँ पे फिर से ग्राफ ड्रॉ करना है हमें इवन और ओड दोनों का, मतलब कि कंबाइंड ग्राफ। क्लियर? तो ये हम रिमूव कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है हमें इवन एंड ओड दोनों फंक्शन का, यहाँ पे ईटा और यहाँ पे जाई। तो देखो पहले यहाँ पे है π/2, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है 3π/2 और यहाँ पे है 2π। अब यहाँ पे पहले ड्रॉ करते हैं हम इवन फंक्शंस। ये इवन, ये भी इवन फंक्शन है। अब ड्रॉ करते हैं ओड फंक्शन। ये है वो ओड फंक्शन है, यहाँ से ये भी ओड फंक्शन से। क्लियर? तो देखो ये इवन है, ये इवन है, ये ओड है और ये भी ओड है। अब 0 से मैं एक रेडियस ले रहा हूँ π/2 लेस देन π/2। क्लियर? यहाँ से लिखो आप कि रेडियस इज लेस देन π/2। तो रेडियस है वो 0 से ज़्यादा है और π/2 से कम है। तो यहाँ पे π/2 से मतलब रेडियस अगर कम है तो इसका मतलब है कुछ यहाँ पे ही रेडियस है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे? ओनली वन बाउंड स्टेट, और वो भी कौन सा है? इवन। कौन सा है? इवन बाउंड स्टेट। अब रेडियस है पाई, तो लेस देन पाई मतलब कि यहाँ से रेडियस हमें मिल रही है यहाँ कुछ पाई से थोड़ी सी ही कम, मतलब कि पाई नहीं है, पाई से लेस है। सो यहाँ पे एक ये इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब कि टू बाउंड स्टेट and one is even and one is odd. Okay, one even, one odd. अब 0 से 3π/2 के बीच में देखो 3 बाउंड स्टेट्स, और रेडियस के बेस पे अगर हम देखें तो ये इवन, ओड और इवन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। 1 2 और 3 यहाँ पे ड्रॉ करो तो इस तरह से यहाँ एक इंटरसेक्ट आ जाएगा, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है 0 से 3π/2 के बीच में यहाँ पे 3 बाउंड स्टेट हमें मिल रहा है और उसमें से 1 एंड 2 है वो इवन है। 2 इवन 1 ओड। क्लियर? अब
यहाँ पे जैसे ही मैं बात करूँगा कि 0 से लेके रेडियस है इक्वल टू और लेस देन π/2, तो देखो यहाँ पे चेंज क्या है, रेडियस है यहाँ पे क्या थी, सॉरी रेडियस में यहाँ पे साइन क्या थी, ओनली लेस देन π/2, यहाँ पे इक्वल टू और लेस देन π/2। जैसे ही यहाँ पे इक्वल और लेस देन π/2 हो जाएगा तो ऐसे ही यहाँ पे पाई है वो π/2 का पॉइंट है वो इंक्लूड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ओड फंक्शन है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो 2 बाउंड स्टेट यहाँ पे आ जाएंगे अगर इक्वालिटी है अपर लिमिट में। इक्वालिटी इन अपर लिमिट, यहाँ पे इक्वालिटी इन अपर लिमिट है, इसी वजह से यहाँ पे 2 बाउंड स्टेट आ गए 1 की जगह पे। क्लियर? तो ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और ये बाउंड स्टेट कैसे मिल रहा है, इंटरसेक्ट पॉइंट जितने हैं उतने बाउंड स्टेट है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, और यहाँ पे एक टेबल है वो मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यूज़ है वो किस तरह से आपको मिलेंगी वो देख लेते हैं। ओके, अब एनर्जी की वैल्यूज़ है वो आपको पता है कि अगर फाइनाइट पोटेंशियल वेल है तो फाइनाइट पोटेंशियल वेल होगी तो आपको जो कंप्लीटली ज़ीरो यहाँ पे हो रहा था वॉल पे, वो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो चलो वो देख लेते हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें हैं वो याद रखनी है, और एग्जामिनेशन में इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आए वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप इतना याद रखोगे तो आपको सभी क्वेश्चन है वो आपको इजीली सोल्व होंगे, लेकिन अगर ये याद नहीं रखा है तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। तब आप मुझे याद करोगे कि सर ने बोला था लेकिन हमने नहीं किया है। तो यहाँ पे वेल है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं पहले। तो ये है v ऑफ x, यहाँ पे a/2 माइनस और यहाँ पे a/2। अब देखो यहाँ पे वेव फंक्शन आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन देखो किस तरह से आपको, ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ही मैंने ड्रॉ किया था। वेव फंक्शन यहाँ पे जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल था, यहाँ पे देखो v0 है, यहाँ पे v0 है और यहाँ पे v इक्वल टू 0 है। अब देखो पोटेंशियल वेल है उसमें इनफाइनाइट अगर पोटेंशियल है तो वेव फंक्शन आपको ऐसा मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल है वो साइड में फाइनाइट है, तो वेव फंक्शन है वो आपको एक्सपोनेंशियली डीके है वो मिलेगा। मतलब कि जो वॉल है उसके भी आगे फॉरबिडन रीजन में भी क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी इसकी फाइनाइट होगी। ओके, तो ऐसा लिख दो, देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी of finding particle outside the well। ओके, प्रोबेबिलिटी है वो फाइनाइट मिलेगी। अब देखो जो सेकंड आपका स्टेट होगा, मतलब कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, वो इस तरह से आपको मिलेगा। क्लियर? यहाँ पे वॉल के साइड पे एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल फाइंड आप कर सकते हैं। तो
यही मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी आउटसाइड द वेल, जबकि फाइनाइट पोटेंशियल होगा तब। क्लियर? अब यहाँ पे देखो एनर्जी है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट सबकी किस तरह से आपको मिलेगी वो देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे रेडियस लिख दो, उसके बाद एनर्जी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स के, यहाँ पे इवन, यहाँ पे ओड और यहाँ पे टोटल। क्लियर? तो रेडियस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो देखो 0 से π/2 की रेडियस अगर है, 0 से लेके रेडियस है π/2 की, तो एनर्जी है वो 0 से ज़्यादा होगी और π² डिवाइडेड बाई 2ma²। क्लियर? तो यहाँ पे ये एनर्जी है इस तरह से आपको इवन है वो मिलेगी, और इवन स्टेट होंगे, एक ओड होगा 0 और टोटल होगा 1। सो यहाँ से अगर π/2 से पाई तक अगर एनर्जी आपको दी गई है कि रेडियस यहाँ पे है π/2 से पाई तक, तो क्या मिलेगा? एनर्जी है वो π²h²/2 ma² से ज़्यादा होगी, लेकिन 4π² डिवाइडेड बाई 2 ma² से कम होगी। और यहाँ पे टोटल स्टेट्स मिलेंगे 2, जिसमें से एक ओड और एक है वो इवन होगा। यहाँ पे सेम थिंग, अगर रेडियस पाई से ज़्यादा है और 3π/2 से कम है, तो 4π²h² डिवाइडेड बाई 2 ma², और यहाँ पे एनर्जी E3 है वो 9π²h² डिवाइडेड बाई 2 ma²। यहाँ पे इवन फंक्शन होंगे 2 और ओड बाउंड स्टेट होंगे 1, टोटल 3। क्लियर? मतलब कि E3 और यहाँ पे टोटल भी 3 है। सो 3π/2 से लेके 2π तक जब हम बात करेंगे, सो 9π²h² डिवाइडेड बाई 2 ma² से एनर्जी होगी ज़्यादा, और 16π²h² डिवाइडेड बाई 2 ma² से कम। मतलब कि यहाँ पे 4 बाउंड स्टेट्स मिलेंगे। तो अगर रेडियस यहाँ पे देखो, रेडियस यहाँ पे देखो, रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ, रेडियस होगी n-1 π/2 से लेके nπ तक, nπ/2 तक। ओके, nπ/2 तक। मतलब कि यहाँ पे देखो 2-1, यहाँ पे थर्ड लेवल की बात करें तो 2-1, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2-1 π/2 है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे n = 2 पुट करेंगे, तो सेकंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो रेडियस कितनी हो जी? यहाँ पे रेडियस हो जाएगी π/2 से लेके nπ/2 पाई। मतलब कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, और n = है 2। क्लियर? तो रेडियस का जनरलाइज ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। तो एनर्जी कितनी होगी? n²
सॉरी यहाँ पे n-1 स्क्वायर n-1 स्क्वायर पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ma स्क्वायर En nth स्टेट की एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है उसमें जो nth स्टेट की एनर्जी है उससे ऑलवेज यहाँ पे फाइनाइट में कम मिलेगी। और यहाँ पे अगर टोटल स्टेट से n तो इवन स्टेट से देखो यहाँ पे n है वो अगर हम बात करें कि n है वो ओड है तो इवन मिलेंगे n+1/2 और ओड स्टेट्स मिलेंगे n-1/2। मतलब कि देखो यहाँ पे अगर 3 है तो 3+1/2 मतलब कि 4/2 2 है वो इवन मिलेंगे और 3-1/2 1 है वो यहाँ पे ओड आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे n है वो इवन है, टोटल स्टेट से वो इवन है तो ये भी हाफ मिलेंगे, ये ओड स्टेट्स भी हाफ मिलेंगे। तो बेसिकली आपको ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे En है वो फाइनाइट पोटेंशियल वेल की एनर्जी है। सो बेसिकली आपको अगर सेकंड स्टेट की एनर्जी दी गई है तो आपको इजीली पता होगा कि सेकंड स्टेट की एनर्जी है वो जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है उसमें जो फर्स्ट स्टेट है ग्राउंड स्टेट उससे ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जो सेकंड स्टेट होगा मतलब कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है उससे एनर्जी कम आएगी। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ही देखना है राइट साइड पे कि E3 दिया गया है तो यहाँ पे 3⁻² मतलब कि 9 यहाँ पे है, 4 दिया गया है तो 16 होना चाहिए और यहाँ पे 9 होना चाहिए। तो कई बार यहाँ पे 16 और 4 दे देते हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। क्लियर? तो आपको सही ऑप्शन है वो किस तरह से चूज करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि रेडियस यहाँ पे दी गई होगी तो एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। और एनर्जी आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी क्या होगी, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है वो क्या होगा। देखो ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगर सेकंड लेवल बोला है तो ये E2 आएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है तो E3 आएगा। देखो बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम भी एग्ज़ाम दे रहे थे तो हमने भी ऐसी गलतियाँ की है। ये गलतियाँ मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी दोहराए, तो इसलिए ये रिपीटेशन आप नहीं करना है, हमें मिस्टेक का रिपीटेशन नहीं करना है। जो मैंने मिस्टेक की है वो आप ना करें। आप देखें कि लेवल क्या है, एक्साइटेड स्टेट बोला है क्या स्टेट बोला है। अगर फर्स्ट स्टेट बोला है तो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल बोला है तो भी ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है तो E3 की बात कर रहे हैं, सेकंड लेवल बोला है या सेकंड स्टेट बोल रहे हैं तो E2 की बात कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है और यही चीज़ें है वो आपको याद रखनी है। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल वेल पढ़ेंगे और हार्मोनिक ऑसिलेटर भी पढ़ेंगे। तो पहले हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के बेस पे जाएंगे और यहाँ पे 1 और 2 एग्जाम्पल है वो हम देख लेंगे और 1 और 2 एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में भी दे दूंगा कि आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना रखते हैं फाइनाइट पोटेंशियल वेल में और 1 या 2 एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं। यहाँ पे गेट 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था फाइनाइट पोटेंशियल वेल से। तो देखो यहाँ पे आपको बोला गया है देयर आर ओनली 3 बाउंड स्टेट्स फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m इन 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ द फॉर्म शोन इन फिगर। ये फिगर दी गई है। द डेप्थ ऑफ पोटेंशियल सेटिस्फाइज और यहाँ पे पोटेंशियल है उसके फॉर्म में यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। तो हमें पता है कि रेडियस जो दी गई होती है उससे आप कितने बाउंड स्टेट्स है वो पता कर सकते हैं। देखो 3 बाउंड स्टेट्स है तो n-1 π/2 और यहाँ पे रेडियस आपको पता है किस यहाँ से लेके n π/2 के बीच में होगी।
सो यहाँ पे 3 पुट करने से क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब रेडियस होगी π/2 से लेके क्या n π/2, मतलब कि 3 π/2 के बीच में। अब यहाँ पे रेडियस आपको पता हो गई है, क्लियर। अब रेडियस आपको पता है तो आपको रेडियस और पोटेंशियल के बीच में ये फॉर्मूला लिखवाया था mv0a² डिवाइडेड बाई 2h² इक्वल टू r²। तो जैसे ही आप r की जगह पे पाई है वो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे r की जगह पे पाई पुट करना है आपको। सो 2h² यहाँ से π²। सो v0 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो 2 π² h² बाय ma²। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्लियर। तो जैसे ही आपने v0, देखो v0 है वो यहाँ से ये r से ज़्यादा है, मतलब कि जैसे ही आप ये v0 फाइंड कर रहे हैं वो यहाँ पे देखो v0 इज़ ग्रेटर देन 2 π² h² बाई ma² यहाँ पे लिखा है। अब जैसे ही आप यहाँ पे ये आपको r की वैल्यू पुट करनी है। तो r की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे mv0a² बाई 2h² इक्वल टू 9 π² बाई 4, क्लियर। तो यहाँ से आपको v0 है वो क्या मिलेगा कि v0 मिल जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 9 π² h² डिवाइडेड बाई यहाँ से 2ma²। तो ये भी मिल गया। अब ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। अब v0 है वो यहाँ से ज़्यादा होगा और इससे कम। तो v0 आप किस तरह से लिख सकते हैं, देखो पहले 2 π² h² बाई ma² और यहाँ पे 9 π² h² बाई 2ma², क्लियर। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है ए। तो आपको पता है अगर 3 बाउंड स्टेट्स है तो आपको ये रेडियस का फॉर्मूला मालूम है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो ऑप्शन से ही देख सकते हैं डायरेक्टली। ये ऑप्शन का मेथड है ट्रायल एंड एरर वाला, वो बेटर रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। और अब यहाँ पे तो हमने आंसर निकाल लिया है, लेकिन अगर आपको एनर्जी पूछी गई होती सेकंड एक्साइटेड स्टेट में तो आपकी एनर्जी है वो क्या आती, देखो अगर एनर्जी आपको पूछी गई होती 3 बाउंड स्टेट से अगर, तो आपको पता है कि n इक्वल टू यहाँ पे 3 है, तो एनर्जी आपको निकालनी होती तो आप इजीली बता सकते थे कि 9 π² h² डिवाइडेड बाय 2ma² से कम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 π² h² बाई 2ma² से ज़्यादा। अब देखो आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये एनर्जी है वो एनर्जी होगी और यहाँ पे पोटेंशियल दिया गया है तो आपको सेम ही आंसर मिल रहा है। देखो यहाँ पे 2 कैंसिल कर दोगे तो सेम ही आंसर मिलेगा, लेकिन ऐसा सभी जगह पे नहीं होता है। अगर आपको पोटेंशियल बोला गया है तो पोटेंशियल का ही फॉर्मूला यूज़ करो, और एनर्जी बोला गया है तो एनर्जी का ही फॉर्मूला आप यूज़ करो। ओके, एनर्जी और एनर्जी का यहाँ पे पोटेंशियल दिया गया है, आप एनर्जी का फॉर्मूला
पुट करके इस बार तो आंसर आपका सही आ जाएगा, लेकिन अगर आपको दूसरी कोई पोटेंशियल वैल्यू दी गई होगी या डिराक डेल्टा पोटेंशियल दिया गया है तो आप इजीली ये नहीं कह सकते एनर्जी और पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम फॉर्मूला से ही आपको मिल सकती है। तो ये चीज़ है वो आप दिमाग में रखें कि मेथड है वो सही होना चाहिए। आंसर सही आ जाने से कुछ नहीं होता है, आंसर है वो एक बार सही आता है, तुक्का एक बार ही लगता है, तुक्के हर बार नहीं लगते हैं। सो तुक्के नहीं लगाने हैं, आपको प्रॉपर फॉर्मूला के थ्रू ही जाना है। और यहाँ पे इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और इससे आगे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो हम देखेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है और वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप बोलोगे कि सर तो हर बार यही कहते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने बोला है कि सिलेबस ही पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। जैसे आप एमएससी करके आए हो, एमएससी में ये पेपर किया है, 2 पेपर नहीं किए हैं, जो पुराने पेपर से वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट करने से आपको पता चल जा रहा है। यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन पहले आपको सिलेबस है वो कम्प्लीटली आता होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए आपको थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करें, तैयारी चालू रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।